बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं ग्राम श्री सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई कविता, जो कि चैप्टर 13 है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हिंदी की टेक्स्ट बुक है क्षितिज, स्टैंडर्ड 9 में। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा इसके कि ग्राम श्री सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है, जो कि जिसमें कि प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन है। तो चलिए देखते हैं आगे का। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। मैंने बताया जैसे कि कविता किस ऋतु में के लिए लिखी गई है। बसंत ऋतु के आगमन के समय फरवरी मार्च, उस समय आम के पौधों पे पेड़ों पे जो है वो फूल आना चालू होते हैं, तभी हम गर्मियों में आम खा पाते हैं। तो उस समय उनके फल आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक भीनी भीनी खुशबू से पता चलने लगता है कि आम के, कहते हैं बौर आ गए हैं, बौरा आ गए हैं, मतलब आम की खुशबू आने लगती है, उनके फूलों की खुशबू आने लगती है और आम धीरे धीरे पेड़ों पे आने लगते हैं। तो अब रजत, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो पीले, सफेद पीले फूल होते हैं आम के, तो रजत, रजत मतलब चांदी, वाइट, स्वर्ण सोने की मंजरियां, मंजरियां मतलब फूलों की जो पूरी ऐसे डाल होती है उनकी, इसको बोला जाता है मंजरियों से लद गई आम्र, आम्र तरु की डाली। आम्र मतलब आम, तरु मतलब पेड़, पेड़ों की, आम के पेड़ों की डालियां जो हैं वो पूरी फूलों से लद गई हैं। मंजरी मतलब बोलते हैं स्पाइक, आपने पढ़ा होगा साइंस में, जब एक किसी किसी पौधे पे या के पेड़ पे एक फूल लगता है, लेकिन किसी किसी पे क्या होता है पूरी डाल पे, जैसे डहेलिया वगैरह, डहेलिया का एक फूल होता है, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं रजनीगंधा या जो उसकी पूरी डाल में एक साइड से दूसरी साइड से तीसरी साइड से ऐसे फूल होते हैं, उसको बोला जाता है मंजरी, स्पाइक। तो लग गई आम्र तरु की डाली, तो आम पूरा भर चुका है, डल गई है, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो ठीक कोकिला मतवाली। आपने देखा होगा फरवरी मार्च के बाद में ही कोयल के कूकने की बहुत आवाज आती है। कोकिला मतलब कोयल, क्यों? क्योंकि जैसे ही आम के पेड़ पे फूल आते हैं, बौर आते हैं, तो उसका कोयल उसी समय कोयल कूकना चालू करती है, निशानी होती है बसंत के आने की और कोयल की कूकने की कि अब आम का सीजन आ गया है। उस समय क्या होता है, क्योंकि बसंत ऋतु होता है, पतझड़ का मौसम चालू हो जाता है, तो कई पेड़ उस समय अपने पत्ते गिराने लगते हैं। पतझड़ के मौसम में क्या होता है, जब फरवरी मार्च के बाद पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आने का टाइम होता है, तो झर रहे ढाक, ढाक मतलब जो ढाक का एक, कई बार ऐसा भी बोला जाता है ढाक के पेड़ भी बोला जाता है। तो झर रहे ढाक मतलब ढाक के कई पत्ते नीचे जो बड़े बड़े, जिनमें दोने वगैरह पर देखा होगा आपने, पत्तल होती है जो, उसको ढाक बोला जाता है, तो वो गिर रहे हैं जमीन पे। ऐसे ही पीपल के पत्ते भी झड़ते जा रहे हैं और जो कोयल है उसकी बहुत ही सुंदर मतवाली होके इधर से उधर घूम रही है पेड़ों पे। महके कटहल मुखलित जामुन, जंगल में झरबेरी जो, मतलब इस समय ऐसा नहीं कि केवल आम होता है, इस समय सारे फ्रूट्स, सारे सब्जियां जो, इसीलिए बोला जाता है जब फरवरी मार्च का महीना ऐसा होता है जब आपको सारी सब्जियां, सारे फ्रूट मिलते हैं। इस समय बहुत अच्छा सीजन माना जाता है सब्जियों के। तो कटहल एक सब्जी होती है, जामुन हो गए हैं, महके मतलब कटहल की महक आने लगती है, मुकुलित मतलब जामुन पे कलियां आ गई, मुकुल आ गए, तो उनका भी सीजन आ गया। झरबेरी बेर होते हैं, बेरों की तरह, एक जंगली बेरों को झरबेरी बोला जाता है, तो झरबेरी भी झूल रही है ना, मतलब बेर जो है पक गए हैं, तो सब जगह से खुशबू आ रही है। फूले आड़ू, नींबू, दाड़िम, दाड़िम मतलब अनार होता है, आड़ू जो होता है एक भी, तो सबके फूल आ गए हैं, सब में फल आने का टाइम हो गया, फूल आ रहे हैं। आलू, गोभी, बैगन, मूली, है ना, तो आप चाहे जितने नाम ले लीजिए, ये सब क्या है, सब सब्जियां, सब पौधे, सब जो है फल फूल रहे हैं। इस समय सीजन होता है सब्जियों का, फलों का। पीले पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अमरूद का क्या होता है, पहले अमरूद ग्रीन होते हैं, फिर जब उसमें कोई कोई लाल अमरूद होते हैं, तो जो लाल लाल चित्तियां पड़ती हैं मतलब अमरूद पक गए हैं, तो अ, उसकी खुशबू आने लगी है। पक गए सुनहले मधुर बेर, है ना, बेर भी पक गए हैं, लाल लाल बेर होते हैं, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं।
अमली से तरु की दाल जली। अमली कह रहे हैं आंवला का मतलब छोटा, अभी जो बेबी आंवला है, अभी पका नहीं है पूरी तरह से, अभी नया नया है, तो उसको कभी प्यार से बोल रहे हैं अमली से तरु। जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा सा आम, आम को बोला जाता है आमी, है ना। अमिया, कोई कोई बोलता है अमिया, बोलते हैं कच्चे आम को अमिया बोलते हैं, तो ऐसे कभी कच्चे आंवले को बोल रहे हैं अमली से तरु। तरु मतलब पेड़ की डाल जड़ी, जड़ी मतलब जड़ गई, मतलब कभी कहते हैं ऐसा लगता है ये सब रत्न है, ये सब हीरे हैं जिनसे कि पेड़ों की डालियां जो है, जैसे बोलते हैं ना जड़ के जैसे ज्वेलर बनाता है कोई, वैसे ही भगवान ने ये धरती कैसे ऊपर वाले ने ये बनाई है पेड़ पौधों पे, ऐसे ही सुंदर सुंदर फ्रूट सब्जियां, जो कि सच बात है, देखा जाए तो किसी भी रत्नों से कम नहीं है, सोने चांदी से कम नहीं है। तो ऐसा जैसे इसको जड़ा गया है, कभी कभी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक एक डाल पे खुद भगवान ने ठीक से इनको आके टांग दिया है। लह पालक मह धनिया लौकी और सेम फली, है ना, सारी सब्जियां देखो लहलहा रही हैं, पालक धनिया लौकी सेम फली फैली। आप देखिए सब्जियों, आप सर्दी के टाइम में इस समय फरवरी मार्च में जाइए, आपको इतनी सब्जियों की वैरायटी मिलेगी। सब्जी मार्केट जाइए, आपको कभी कभी तो इतना अच्छा लगता है कि ग्रीनरी दिखने लगती है। फैली मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, है ना। मखमली टमाटर हुए लाल, जो हरे हरे टमाटर पहले कैसा होता है, हरा होता है, फिर वो धीरे धीरे कैसे होता जाता है, ऑरेंज, ऑरेंज से वो लाल होता जा रहा है। तो कभी भी देखिए कितना सुंदर बोला है कि अ, मखमली टमाटर भी लाल, जो मखमली थे हरे मखमल लगते थे पहले, अब वो लाल मखमल में बदल गए हैं, टमाटर लाल हो गए, तो पक गए हैं, उनका सीजन हो गया है। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, जो मिर्चें होती हैं छोटी बड़ी जो भी, वो ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी थैलियां हैं जो कि अ, मिर्चों की। तो कवि का जो इमेजिनेशन है, कवि क्या उसमें देख रहे हैं कि ऐसे कवि को ऐसे लग रहा है पेड़ से थैलियां लटकी हुई हैं। बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। बालू के सांपों से अंकित, कवि कह रहे हैं, देखिए कवि का बार बार वाकई में जो लिखा हुआ है कि उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। तो कवि ने कहा है, आपने कई बार देखा होगा गंगा के किनारे का दृश्य अगर देखें तो वहाँ की मिट्टी में तरबूज बहुत सुंदर होते हैं, वो मिट्टी बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ होती है। तो कवि कह रहे हैं कि और क्या होता है कि वहाँ पे पानी के बहाव, पानी के बार आने जाने से कई बार कैसी रेखाएं बन जाती हैं, सांपों की तरह। आपने देखा होगा कई बार वहाँ पे पानी की जो लहरों की रेखाएं बन जाती हैं, ये तो कैसी लगती हैं कि जैसे सांप गया हो यहाँ से, है ना। जैसे सांप टेढ़ा मेढ़ा चल के जाता है तो एक उसका नक्शा बन जाता है ऐसा लहराता हुआ। तो इसी तरह गंगा की जो रेत है उस पे कैसे निशान बने हुए हैं कि जैसे वहां से कोई अ, सांप गया है। अब इसको कभी किसको कह रहे हैं, क्यारियों को। तो जो किसान है वो अपनी क्यारियां बनाते हैं तरबूजों की खेती के लिए रेत पे, जहाँ पे कि गंगा के किनारे के तरबूज बहुत फेमस होते हैं कि वो उनके जैसा मीठा तरबूज नहीं होता है। तो कवि कहते हैं कि इतनी सुंदर लगती हैं इस तरह की क्यारियां देखने में। गंगा की सतरंगी रेत क्यों कहा है, क्योंकि रेत जो है वो सूर्य की रोशनी में अलग अलग रंग की छटा बिखरती है, इसीलिए उसको सतरंगी कहा है, क्योंकि वो ब्राउन नहीं लगती है, क्योंकि वो बार बार अपना कलर चेंज, सूरज के रोशनी में कलर चेंज होता रहता है रेत का। तो उसको इसीलिए उसको सतरंगी बोला है। तो बालू के सांप मतलब बालू, रेत पे बालू के सांपों से मतलब उसके उसका शेप ऐसे दे दिया गया है कि वो बालू का सांप यहाँ से गया है, क्यारियों को बोल रहे हैं कवि। तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली के तो जो तट पर तरबूज की खेती करते हैं तो क्यारियां ऐसे बनाई हैं उन्होंने, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई सांप जा रहा है, सांप गया है, सांप के आकार का लहराता हुआ शेप। अंगुली के कंघे से बंगले कलंगी सवारते हैं कोई। अब वहां पे बगले दिख रहे हैं, नदी किनारे बगले बैठे ही रहते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो कभी कभी वो अपने पंजों से अपने सर पे
आपने देखा होगा पक्षी तो कई तरह की क्रियाएँ करते रहते हैं, तो कभी ने क्या देखा कि कोई बगुला अपने सर पे पंजे से हाथ घुमा रहा है, तो कभी क्या कह रहे हैं, कभी की कल्पना कहाँ जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी कलगी जैसे हम लोग बाल संवारते हैं कंघी से, तो कभी कहते हैं वो अपनी उँगलियों की कंघी से अपनी कलंगी जो उनके सर पे कंघी होती है, उसको संवार रहे हैं, कंघी कर रहे हैं वो खुद भी अपनी। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर गीली मिट्टी मगरोटी रहती है सोई। तो कवि कह रहे हैं कि अ, सुरखाब भी एक पक्षी होता है, अ, जिसको कि चकवा भी शायद कहते हैं। तो ये कहाँ पे घूमता है? जो जल है, मतलब जो नदी में ये सरखाब घूम रहा है, ये पक्षी है जो जल में तैर रहा है। और पुलिन मतलब गीली मिट्टी, और मगरोटी एक पक्षी को बोलते हैं गाँव की भाषा में। तो ये पक्षी जो है गीली मिट्टी में बैठा रहता है। कई पक्षी होते हैं जो पानी के अंदर नहीं जाते, लेकिन पानी के आस-पास रहना पसंद करते हैं। तो कवि कहते हैं कि कवि को इतना सुंदर लग रहा है दृश्य कि गंगा किनारे एक तरफ तो तरबूजों की खेती हो रही है, दूसरी तरफ जो है बगुले घूम रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कलगी को संवारते हुए। कोई पक्षी जल में तैर रहा है, कोई पक्षी सोया हुआ है नदी के किनारे, दलदल में जो गीली मिट्टी होती है वहां सोते रहते हैं पक्षी। हंसमुख हरियाली हिम तप हिम आतप। हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब सूर्य की धूप। हंसमुख हरियाली, कवि कह रहे हैं कि हरियाली ऐसा लग रहा है कि कोई हंसमुख है, बहुत ही हंस रही है, खुश है बहुत। ये हरियाली जो है वो खुशी-खुशी हिम आतप, जो सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगती है। तो इसी तरह जो जिस तरह सर्दियों की धूप अच्छी लगती है, उसी तरह ये हरियाली भी अच्छी लगती है। सुख से, अलसाए से सोए, है ना? सर्दियों में कैसे करते हैं हम लोग, बड़े मज़े से सोए रहते हैं सब लोग अपनी चादर, कंबल पहन के सुख से, अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशी की, है ना? भीगी अंधियाली जैसे ही शाम अब होने वाली होती है तो क्या होता है गाँव में कि निशी मतलब रात, तो भीगी अंधियारी क्या कई बार क्या जब वो शाम को भी ठंड के समय वहाँ ओस गिरने लगती है, तो भीगी अंधियारी, भीगा हुआ अंधियारा लग रहा है कवि को, रात का तारक स्वप्नों में से खोए, है ना? ऐसे तारक जैसे कवि कह रहे हैं कि ऐसे सपनों के चांद सितारों की दुनिया में खोए हुए गाँव की हरियाली है इस तरह से। मरकत डब्बे सा खुला ग्राम, मरकत मतलब ज्वेलरी का डब्बा होता है। ज्वेलरी का क्यों? क्योंकि कवि ने क्या बोला है कि हरियाली, है ना? हरा रत्न होता है ना एक पुखराज का, उसको बोला जाता है। तो जिस पर नीलम नभ आच्छादन, यही कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कोई ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें बहुत सारे रत्न हैं। जैसे कवि ने पहले बोला कि जहाँ कहीं-कहीं पे नीला फूल है, तो उसको कवि ने बोला कि ये इस तरह से लग रहा है जैसे कोई नीले रंग का पन्ना या हीरा होता है, जो पन्ना होता है ग्रीन कलर का, नीले रंग का होता है, अ, सैफ़ायर बोलते हैं उसको। तो इस तरह के रत्न हैं, जो कि गाँव में किसको रत्न बोला? सब्जियों को, उनके फूलों को, अलग-अलग आँवले को बोला कि रत्न जड़े हैं, है ना? तो इतने खूबसूरत गाँव में रत्न हैं, और गाँव क्या है? एक डब्बा है, ज्वेलरी बॉक्स है, जिस पर नीलम नभ, नीलम मतलब नीला, नभ आकाश, आच्छादन ढक रहा है उसको। ढक्कन किस चीज़ का है? उसका आकाश का ढक्कन है उसके ऊपर, और ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर निरुपम हिमांत में स्निग्ध शान, निरुपम हिमांत मतलब जहाँ पे बर्फ ही बर्फ हो। कभी खुद क्योंकि उत्तराखंड के हैं, वहाँ पे गंगा नदी जाती है, निकलती है वहाँ से, गंगोत्री के आसपास ही ये गाँव है अल्मोड़ा, गंगा नदी के आसपास। तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ में एकदम स्निग्ध शांत, निरुपम, निज शोभा से हरता जनमन। कवि कहते हैं ग्राम जो है, इसीलिए आप देखिए इस पाठ का निज शोभा से हरता मतलब अपनी खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती से दुनिया का मन हर लेता है। ये लोगों का मन को आकर्षित कर रहा है। ये इतना खूबसूरत दृश्य होता है गाँव का, खेती हो रही है, सब्जियाँ उग रही हैं, पेड़-पौधों की खुशबू आ रही है। तो आप देखिए शहर में तो इस तरह की आपको खुशबू आना मुश्किल हो जाती है। हम सब्जी मार्केट में केवल देखते हैं हम लोग, ऐसे खेत खलिहानों में आप सब्जियाँ देखिए, फलों के बगीचे देखिए, तो आपको
एक अलग तरीके का आनंद मिलता है। और इसीलिए कवि ने इसको क्या बोला, ग्राम श्रीब कहा है। इस पाठ कविता का नाम क्या रखा है, ग्राम श्री। ग्राम मतलब गांव, श्री देखिए श्री के श्री होता है आदरवाचक, पहली बात, ठीक है। देखिए आप कभी किसी का नाम लेते हो तो हम क्या बोलते हैं, श्री, श्री रामचंद्र, है ना। किसी को हम आदर देना होता है तो हम क्या बोलते हैं, श्री लगाते हैं उसके सामने, अपने पिता के नाम के आगे। या आप देखिए कभी किसी बड़े का नाम लेना होता है तो हम श्री बोलते हैं। दूसरा श्री का अर्थ होता है शोभा, अ, या वैभव को बोला जाता है। अ, श्री लक्ष्मी को भी कहा गया है। वैभव का श्री आपने पढ़ा होगा, कई मंत्रों में श्री बोला जाता है, तो श्री लक्ष्मी जी का है और वैभव का प्रतीक होता है। तो कवि का ग्राम श्री रखने का अर्थ ये है कविता को कि ग्राम की शोभा, गांव का वैभव। अब कई लोगों को लगता है गांव मतलब तो गरीबी, या गांव मतलब तो एक पुराना पिछड़ापन दिखता रहता है, लेकिन उन लोगों को गांव का ये खूबसूरती, क्योंकि वो कवि ने तो गांव को ज्वेलरी बॉक्स कह दिया जिसमें बहुत सारे रत्न हैं। और असल में भी सच बात है कि अगर गांव का ठीक से देखभाल किया जाए तो गांव से ही सारा अनाज, फल फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं। तो इसलिए गांव क्या है, एक ज्वेलरी बॉक्स है जिन्हें हमें सबको संभाल के रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कविता खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। ये कुछ शब्द हैं जो कि अ, शब्द संपदा इसमें पाठ के अंत में है। कविता के सनई जो होता है जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकणी मतलब करधनी, व्रंत मतलब डंठलें, मुकुलित मतलब अध खिला हुआ, कलियां जो होती हैं, अमली मतलब छोटा आंवला, सरपत मतलब घास पात, तिनके जो एक्स्ट्रा उगाते हैं इधर उधर, सुरखाब जो है चकवा पक्षी या चक्रवाक पक्षी को बोला जाता है, हिम मातप यानी सर्दी की धूप, मरकत माने पन्ना, पन्ना नामक रत्न होता है। पन्ना कैसा होता है, हरे रंग का होता है। हरना आकर्षित करना। तो बच्चों कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रश्न में तो जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि आप सभी भी गांव की अहमियत समझेंगे। थैंक यू।